जरा ये वीडियो कंपाइलेशन देखिएगा। पार्लियामेंट से डोमेस्टिक वायलेंस में तरमीम का बिल मंजूर। बीवी को घूरने वाले शौहर अब जेल की हवा खाएंगे। तलाक और दूसरी शादी की धमकी पर भी कानून हरकत में आएगा। बीवी और बच्चों को गाली देने की सजा 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। हाथ उठाना से दूर, बीवी को घूरना, धमकाना, गाली देना या मेंटली टॉर्चर करना जुर्म करार। झूठा इल्जाम लगाने, गाली देने, जज्बाती या नफसियाती तौर पर परेशान करना भी अब जुर्म होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मदराज। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हाल ही में पाकिस्तान ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 पास किया है। बड़ी इस पे ले दे हो रही है। मैंने भी इसकी कॉपी ढूंढने की कोशिश की है। आई कुडंट फाइंड द ऑफिशियल कॉपी, लेकिन जो इसका बिल है वो मुझे सेनेट की वेबसाइट से मिल गया। तो जो तबसरा होगा ज़्यादा उसी पे होगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि बिल और एक्ट में फ़र्क ये होता है कि बिल उस प्रपोज्ड कानून को, उस मुजवज़ा कानून को कहा जाता है। यानी ये दस्तावेज़ है, इसको प्लीज़ कानून बना दें। और जब वो कानून बन जाता है, यानी कि उसको पार्लियामेंट, जिसमें हमारे 3 एंटिटीज़ शामिल होती हैं, कौमी असम्बली होती है, सेनेट होता है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, जब वो तीनों इसको अप्रूव कर देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है। तो मैंने जितना भी तबसरा करना है वो उस बिल से करना है जो इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। अगर इसमें कुछ रद्द बदल अगर हुई तो उसकी पेशगी माजरत, बट आई बिलीव कि ये बिल्कुल वैसा ही है। मेन मेरा जो तबसरा होगा वो पर्टिकुलरली जो इसका एक सेक्शन है, जो सेक्शन 3 है, और सेक्शन 3 का भी इन पर्टिकुलर जो सेक्शन 31C है, उस पर हम बात करेंगे। बट देर आर सम अदर प्रॉब्लम्स। लेट अस स्टार्ट विद दोज जो कि स्मॉल एरियाज हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एक तो ये कहा गया कि ये चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है तो इसको हम औरतों पे रिड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि हम सब की बात करेंगे। बात बड़ी एडमिरेबल है, लेकिन उन सब के अंदर ट्रांसजेंडर भी आ गए हैं। यही पाकिस्तान में एक मसला है। यही हमारी ये जो एक सर्टन जहनीत की लॉबी है जो इस तरह के कवानीन पास कराती है। पहले ट्रांसजेंडर्स एक्ट उन्होंने कराया, अब इसके अंदर भी उसको डाल दिया। जब ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान में कोई कानून खिलाफ इस्लाम नहीं बन सकता, ट्रांसजेंडर कोई रिकॉग्नाइज चीज़ नहीं है, ना साइंस की दुनिया में, ना इस्लाम की दुनिया में, ना कॉमन सेंस की दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद चूंकि एक ये कल्चरल हैबिट है सर्टन लोगों की जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव हैं, बेसिकली वो मार्क्सिस्ट जो लिबरलिज्म के अंदर घुसे हैं, ये उसकी सिंपल मोस्ट डेफिनेशन है फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड्स। ये सब उनके करतूत हैं। तो बाकी दुनिया में ऐसा ऐसा पीछे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं क्यों इनको इतनी खुली ज़मीन लगती है। यहाँ पे किसी न किसी तरह से ट्रांसजेंडरिज्म, और ये पिछले कुछ अरसे से ये जागा हुआ है। इस पर सैयद मुज़म्मिल साहब ने वीडियो बनाई आउट ऑफ नोवेयर। उसके साथ कोई ड्रामों में अचानक ये पूरी मतलब एक थॉट प्रोसेस है ना। ड्रामों में महरूब को लेके आगे डॉक्टर अवान को किसी और ने भी वीडियो बनाई कि ऐसा ऐसा माहौल साजी हो, एंड बैंग राइट देयर बिफोर यू नो इट कानून बन गया है जनाब। तो एक तो इसमें यह प्रॉब्लम है, एंड फॉर दैट रीज़न मेरी प्रोडिक्शन है कि दोबारा चैलेंज होगा फेडरल शरिया कोर्ट में, क्योंकि आइन के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता। और अगर आइन क्लियर है हमारा कि कोई कानून खिलाफ इस्लाम नहीं बन सकता, तो फिर नहीं बन सकता भाई। इट इज़ व्हाट इट इज़। अब आइदर आप डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे या डिक्टेटरशिप को फॉलो करेंगे। डेमोक्रेसी को करेंगे तो लोगों की डेमोक्रेटिक विल तो क्लियर है कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी पाकिस्तानियों की वेल अबव 90% वो तो चाहती है कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम आए। तो फिर आइदर आप उनकी विल को सबवर्ट करके कहें कि नहीं हमने ज़बरदस्ती आप पे ये कर देना है, वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, चलेगा वो भी नहीं। तो एक तो इसमें यह प्रॉब्लम है। अब चलते हैं उस खास सेक्शन की तरफ जिसका मैंने आगे जिक्र किया, और वो है सेक्शन 31C, जिसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल वर्बल अब्यूज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ये बात भी मैं सियाको सबाक के लिए बताता चलूँ कि वायलेंस को बहुत यहाँ पे खोला गया है। यानी कि सिर्फ फ़िज़िकल तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद की बात नहीं हो रही, बल्कि नफसियाती तशद्दुद की भी बात हो रही है। जो माशी तशद्दुद है, इकनॉमिक वायलेंस, ये सब के सब उसके अंदर आ गया है। तो बड़ी एडमिरेबल चीज़ें मैं समझता हूँ। बिल्कुल इंसान के अंदर नफसियाती तकलीफ़ भी होती है, बल्कि वो जिस्मानी तकलीफ़ से ज़्यादा होती है क्योंकि वो लास्टिंग होती है। तो ये सारा कुछ होना चाहिए। इन प्रिंसिपल आई एग्री विद इट, लेकिन आगे हम जब चल के देखते हैं तो बड़े मज़े के नतीजे आते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें यह लिखा हुआ है कि रिपीटेड एग्जिबिशन ऑफ ऑब्सेसिव जेलसी कॉजिंग रिपीटेड इन्वेजन ऑफ विक्टिम्स प्राइवेसी, लिबर्टी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। यानी अगर कोई एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ऑब्सेसिव किस्म की कोई हसद है आपको, और आप बार बार आप उसका इजहार कर रहे हैं एग्जिबिशन ऑफ ऑब्सेसिव, तो ये जो है ये भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है
कि इसमें जो ऑब्सेसिव जेलसी है उसको डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि डेफिनेशन ही इतनी वेग रख दी गई है कि एक आदमी है, उसकी वाइफ है या वाइफ है उसका हस्बैंड है, वो बार बार उसका फ़ोन चेक कर रही है, कुछ भी कर रही है, कुछ हस्बैंड है वो कंफर्टेबल है, कुछ नहीं है। तो जो लॉ होता है वो तो ऑब्जेक्टिव होता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में लॉ जब इस तरह के अप्लाई किए जाते हैं तो उसमें एक रीजनेबल मैन्स टेस्ट रखा जाता है। आप नहीं, बल्कि एक रीजनेबल, एक माकूल आदमी वो क्या फील करेगा, वो इसलिए रखा जाता है कि कोई आदमी ज़ाती तौर पे ये ना कहे कि ये मैंने तो फील नहीं किया। इसको रीजनेबल मैन्स टेस्ट कहा जाता है। इस पूरे कानून में कोई रीजनेबल मैन्स टेस्ट का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि एक आदमी है, वो अपनी बीवी का फ़ोन चेक कर रहा है, बार बार चेक कर रहा है। एक बीवी कंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि उस पर वो कोई जेलसी वगैरह, वो अस्यूम कर सकती है। एट द सेम टाइम कोई मर्द है, उसकी बीवी है, उसका फ़ोन चेक करी तो वो भी कह सकता है ये तो ऑब्सेसिवली देखे ना, जो मुझे मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, मेरा फ़ोन बार बार चेक कर रही है। एक आदमी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को प्रॉब्लम है। ये इतना वेग कानून है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं रखा गया, और ये थीम आपको कंसिस्टेंटली मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे इसके इसी सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि इंसल्ट्स और रिडिक्यूल डायरेक्टेड एट द एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन यानी कि जो भी इसमें विक्टिम है, जो निशाना बना है, वो हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है। पर इंसल्ट्स और रिडिक्यूल कौन डिफाइन करेगा कि इंसल्ट क्या है? मियाँ बीवी के आपस में जो रिलेशनशिप है वो यानी कि अप एंड डाउन आ जाते हैं। आज मजाक में कही हुई एक चीज़ कल शायद इंसल्ट में होगी। कोई उसमें डेफिनेशन नहीं है कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स इंसल्ट। एक हस्बैंड किसी भी वक्त फ्लिप हो जाए, थका हुआ घर से आए, वाइफ है वो कोई हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है, वो फ्लिप अचानक हो जाए, एंड बिफोर यू नो इट एक आदमी के लिए कानून अप्लाई होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ये कानून अप्लाई किस तरह से किया जाएगा? खैर, बाकी तबसरे बाद में आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू स्पाउस और अदर मेंबर्स ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड। हाँ भाई, ये बात तो है कि अगर आपने धमकाया, यानी कि जो कोई भी मेंबर्स हैं घर के, अगर आपने उनको धमकाया कि आप उनको कोई फिजिकली इंजर करेंगे, फिजिकली किसी पेन में उनको मुब्तला करेंगे, तो ऑब्वियसली ये इमोशनल भी माना जाएगा। दैट्स ट्रू। पर अगेन, व्हाट इज़ द एविडेंस जो कि आपने देना होगा कि ये थ्रेट एक्चुअली वजूद में आई भी थी या नहीं आई थी? नन व्हाट्सोएवर। कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। आगे बढ़ते हैं। इट सेज थ्रेट्स of divorce or second marriage on baseless accusation of insanity or infertility. Honestly speaking, it just does not make any sense at all. यानी मैंने इंग्लिश मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। मैंने दुनिया का बहुत सा नॉलेज अल्लाह ने जो मुझे दिया वो इस लैंग्वेज में दिया। मैंने इस जुमले को बड़ी दफ़ा पढ़ा है। It doesn't make any sense. Threats of divorce or second marriage on baseless accusation of insanity or infertility. यानी एक आदमी है, वो अपनी बीवी से कहता है, अब इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला सुनिए कि एक आदमी है, वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर वो इनफर्टाइल है, बांझ है, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, तो वो उसे थ्रेटन करता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या मैं दूसरी शादी कर लूंगा। पुलिस आ जाएगी, तुमने ऐसा क्यों कहा? वो दैट्स बैड इनफ। और इंसैनिटी भी बेस्ड ऐसा एलिगेशन है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, इंसेन हो, व्हाटएवर, जो लोग उससे में एक दूसरे को बातें कहा करते हैं। तो पुलिस आ जाएगी, अब उसको पकड़ेगी क्योंकि उसने धमकी दी है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। बट ऑल ऑफ सडन उस आदमी के जहन में ये बात आती है कि तलाक की धमकी प्रॉब्लम है ना, बजाते खुद तलाक तो प्रॉब्लम नहीं है। तो पुलिस वालों से कहता है, यू नो व्हाट, मैंने धमकी नहीं दी है, एक्चुअली मैं उसको तलाक दे रहा हूँ। और पुलिस वाले कहेंगे, श्योर, हम जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच इंडीड। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? अब घरों को तोड़ने के लिए कानून बना रहे हैं। वो हस्बैंड तो उस वक्त गुस्से में आया हुआ होगा, वो तो आया हुआ होगा, जाहिर सी बात है कि तुमने पुलिस को बुला लिया है, पहले मैंने धमकी दी थी, अब मैं तुम्हें देता हूं तलाक। ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि कोई एनजीओज में ऐसी खवातीन नहीं होती जो ऑलमोस्ट हमेशा ही तलाक याफ्ता होती हैं, यानी कि जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी तलाक याफ्ता होती हैं। इट जस्ट लुक्स लाइक दे सेट टुगेदर एंड दे फिगर, यू नो व्हाट, हमारा तो घर नहीं बसा, किसी और का क्यों बचे? या लेट्स डू दैट। और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आदमी बांझ है, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, ये तो एक इशू है, मर्द में भी हो सकता है, औरत में भी हो सकता है। और औरत उसे कहती है कि मैं दूसरी शादी करने लगी हूँ। माइंड यू, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि औरत कह सकती है कि मर्द कह सकता है। अब वहाँ पे एक शरी मसला आ जाएगा कि वो हस्बैंड के होते हुए दूसरी शादी कैसे करेगी।
या उसे कहती है कि है ना मैं तुमसे तलाक ले लेती हूँ, और हस्बैंड फ़ोन करके कहेगी यू नो व्हाट, मैं बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन इसे धमकी दी है कि मुझे तलाक लेगी, 1 लाख जुर्माना आप इसको डालो इसको 3 साल के लिए जेल में, ये कानून कह रहा है। क्या छोटे बच्चों को कोई असाइनमेंट दी गई थी, कॉलेज के बच्चों को, वी आर गिविंग यू सम लीगल वर्क, इकट्ठे हो जाओ, चलो ऐसा करो कि जो भी वट एवर आइडिया यू कम अप विद, इसमें कोई पास फेल नहीं है, बल्कि तुम्हें अटेम्प्ट का स्टार दिया जाएगा, और उसी को उठा के पार्लियामेंट में ले गए हैं। It goes on. Right. It says bringing the false allegation upon the character of a female member or any member of the shared household. किसी भी खातून को यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि अगर उसके किरदार पे कोई सवाल उठाया गया, इल्ज़ाम लगाया गया, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इमोशनल पेन के ज़ुमरे में या उस इंजरी में ही आएगा, वायलेंस में आएगा। So here is a practical situation that I can see happening. ये कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर एक हस्बैंड है, उसने अपनी बीवी को कोई गलत बात कही है, या जो इस कानून की डेफिनेशन में गलत आती है, वो पुलिस को बुला लेती है। अब साबित वो भी नहीं कर सकता, साबित वो भी नहीं कर सकती, लेकिन इस आदमी की बहन अपने भाई की हिमायत में खड़ी होकर कहती है कि वो जो मेरी भाभी है ना, उसने मेरे किरदार पे एक इल्ज़ाम लगाया था। अब साबित कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुजरम 3 हो गए वहाँ पे, एटलीस्ट 2 हो गए। अगेन, हु केम अप विद दिस ब्यूटिफुल आइडिया कि कोई, यानी इसमें आगे जो प्रॉब्लम है ना, वो आगे मैं आपको चल के सुनाता हूँ कि वो क्या है, बट राइट नाउ खैर आप इंजॉय करिए, ज़्यादा बेहतर है। एंड देन इट गोज ऑन कि विलफुल और नेग्लिजेंट अबैंडनमेंट ऑफ अ ग्रीव्ड पर्सन, श्योर के एक जिसे कहते हैं ना कि नेग्लिजेंट बिहेवियर है, कि आपने लापरवाही का बिहेवियर शो किया है, कि जो अग्रीव्ड पर्सन है आपने उसको विलफुली जानबूझ के या आपने एक बेपरवाही लापरवाही बरती और आपने उनको छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। यू सी देयर आर कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ से प्लान थोड़ा सा बैकफायर हो रहा है, क्योंकि कहाँ से ऐसी अकल आती है तो हमें पता है कि एक मर्द है, उसने दूसरी शादी की हुई है, या बाहर कोई भी अय्याशियाँ करता है, कुछ भी है, बीवी को आके कभी पूछता नहीं है, पैसे नहीं देता, निगलेक्ट कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, ये तो बड़ी बुरी बात है। श्योर, वी गेट दैट, बट अगेन दिस इजंट अबाउट वुमेन ओनली, स्वाय उन कुछ एस्पेक्ट्स के, ये दोनों के लिए है। तो उसकी दूसरी साइड ये है कि हस्बैंड बीमार है, बीवी उसका ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पा रही है, अगर किसी वजह से, फॉर वट एवर रीज़न रखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसने औरत मार्च में जाना होता है या वट एवर जो भी प्रॉब्लम है, तो अब ये फ़ोन उठा के कहेगा कि आई एम द एग्रीव्ड पर्सन, आई एम बीन वायलेटेड है, इसलिए कि वो विलफुली मुझको निगलेक्ट कर रही है, अबैंडन कर रही है। तो अब आपने जो यहाँ से प्लान अब बैकफायर हो रहा है, इसलिए कि अब उसके लिए भी जो जुर्माना है वो 6 पता नहीं क्या, जो 6 महीने से लेकर 3 साल लाख रुपया जुर्माना। अगेन वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि हु द हेक डिड कम अप विद दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन। स्टॉकिंग बुरी बात है, आई एग्री विद दैट, पर अगेन इट डजंट टेल व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्टॉकिंग। एक तो ऑब्वियस है ना कि कोई औरत है, वो जा रही है और एक मर्द उसका ताकुब किए जा रहा है, पीछे जा रहा है, या मर्द है, एक औरत उसका ताकुब किए जा रही है, श्योर दैट इज, बट व्हाट अबाउट डिजिटल स्टॉकिंग? व्हाट अबाउट व्हाट्सएप पे कॉन्स्टेंटली मैसेज भेजते रहना, उसने ब्लॉक कर दिया, किसी और नंबर से करना, वो अब औरत करे या मर्द करे, दोनों करते हैं। व्हाट अबाउट फेसबुक के ऊपर जो स्टॉकिंग होती है, या इंस्टाग्राम पे होती है, बाकी जो होती है, डज दैट कॉज एनी साइकोलॉजिकल हार्म? इट श्योर डज, it certainly does, but the law is not concerned with it. Harassment, sure, बिल्कुल सही बात है जनाब, वो साइकोलॉजिकल पेन कॉज करती है। एंड देन नंबर 9 is the classic one, compelling the wife to cohabit with anyone other than the husband, कि बीवी को ये मजबूर करना, यहाँ पे हस्बैंड का जिक्र नहीं है, या दोनों का, या क्या कहते हैं, न्यूट्रल टर्म्स में बात नहीं हो रही, बीवी को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ऐसे घर में रखना जहां पे और लोग भी मौजूद हैं। और लोग कौन? इट डजंट से। सो वन हैज टू आस्क अ क्वेश्चन कि कौन आदमी अपनी बीवी को मजबूर करता होगा कि वो किसी और के घर में रहे, अपार्ट फ्रॉम द फैमिली ऑफ कोर्स, टू विच आई विल गेट। पर अगर इससे ऐसा कुछ माहौल बनता है, जैसे अभी एक खबर आई थी कि एक खातून के बाल काट दिए गए, उसके हस्बैंड ने काट दिए इसलिए कि उसने कहा था कि मेरे दोस्तों के सामने डांस करो। अब ये मीडिया की खबर है, ये गलत हो सकती है, बट दैट वाज द न्यूज़ बेसिकली।
तो अगर हम इस तरह से कहते हैं कि लिबरल घरों के अंदर ऐसा हो रहा है कि औरतों को मजबूर किया जाता है कि वो ऐसी जगहों पे जाएं या ऐसी जगहों पे रहें जहाँ पे और लोग भी कोहैबिटेशन में हैं, तो या श्योर, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड लॉ। बट इफ दिस इज मेंट द फैमिली, तो यहाँ पे एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि हॉरिजेंटल जॉइंट फैमिली के हक में मैं भी नहीं हूँ, इस्लाम भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैं भी इसीलिए उसके हक में नहीं हूँ, मेरी अपनी कोई इंडिपेंडेंट राय तो नहीं है इस मामले में। लेकिन क्या करें लोग जब इकोनॉमी की हालत ये हो कि कोई आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, घर अफोर्ड नहीं कर सकता, पीपल हैव टू बी क्रैम्ड इन, वो जेन्युइन मजबूरियां हैं। या तो आप रियासत है ना, आप इकोनॉमी ऐसी दें कि हर आदमी अपने बीवी बच्चों को अलहदा घर में रख सके, जैसे लीबिया वगैरह में होता था, गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। या तो आप कोई ऐसा पैकेज दें कि जो नए शादीशुदा जोड़े होंगे, गवर्नमेंट उनको मदद करेगी, इनेबल करेगी, घर लेके देगी, वो गाड़ी वगैरह लेके देगी, कोई बिजनेस के लिए पैसे वगैरह देगी, तो फिर तो आप कहें कि यार गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी हुई है। लेकिन जब बिजली के बिल इतने आ रहे हों, 5,500 अरब रुपया हराम का जा रहा हो, ये IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, कि इस मुल्क में जो करप्शन है, आपने उस करप्शन को फीड करने के लिए रेडी वाले का 1.5 लाख रुपया आप उसका खून पसीना निचोड़ रहे हों बिल की सूरत में, जब तो आप कैसे, मतलब एक बीवी का हक है कि वो अपने घर में रहे, आज़ादी के साथ रहे, ये उसका राइट है, कोई आदमी उसको डिनाई नहीं कर सकता, ये एब्सोल्यूट उसका हक है, इस्लाम ने दिया हुआ है। लेकिन वो इकोनॉमी किसका जिम्मा है? गवर्नमेंट का जिम्मा है ना, रियासत का जिम्मा है कि वो कम से कम वो लोगों को पैकेज दे कि लोग इस तरह की ज़िंदगी अफोर्ड भी कर सके। अदरवाइज़ क्या होगा, बीवी कह रही है कि नहीं भाई मैंने तो आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना, आपके बहन भाइयों के साथ नहीं रहना, वो कहता है कि वो मेरी तो मजबूरी है। अब दो ही रास्ते हैं कि आइदर वो तलाक हो या वो एक वायलेंट किस्म की तलाक हो, तीसरा तो रास्ता आपने छोड़ा ही कोई नहीं है। दिस इज हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू लिव नॉर्मल लाइफ व्हेन यू हैव इम्बिसिलिटी लाइक दिस? हाउ? खैर, एक दो हिस्से इसके और बड़े मज़े के हैं, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। जो सेक्शन 9 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, monetary relief. It reads, the court may, at any stage of the trial, may pass interim order directing the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person and any child of the aggrieved person as a result of the domestic violence, as such relief may include but is not limited to compensation for suffering as a consequence of economic abuse to be determined by the court, loss of earning, medical expenses, and so forth. ये गौर से सुनिएगा, ये क्लॉज ये कह रही है कि केस ख़त्म होने से पहले किसी भी स्टेज पे अदालत ये कह सकती है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है, उसको इतने पैसे दिए जाएं, मेडिकल एक्सपेंसेस के हों, लॉस ऑफ अर्निंग्स हों, कुछ भी हों। केस का फैसला नहीं हुआ अभी। ये डायरेक्ट क्लैश करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके आर्टिकल 4 से, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कानून की जो प्रोटेक्शन है वो सब लोग एंजॉय करेंगे एंड सो फोर्थ। यानी कि क्लियर बात है कि उस आदमी ने कानून नहीं तोड़ा हुआ है तो उसको कानून जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। पर इन दिस केस अभी कोई डिटरमिन नहीं हुआ कि उसने कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद उसने पैसे देने हैं। एंड अगेन दिस बैकफायर्स मिजरेबली, इसलिए कि आपने तो एक औरत के बारे में सोच लिया ना कि एक औरत है वो अपने हस्बैंड को सू कर रही है, बिकॉज ये जो खवातीन इस तरह के कानून बनाती हैं ना, उनके कंसेप्शन ही होती है स्ट्रॉन्ग वुमेन जो मर्दों के खिलाफ है, बिकॉज दैट्स ऑल व्हाट फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट। लेकिन इसको एक उन्होंने एक न्यूट्रल शक्ल भी देनी थी, इसलिए यहाँ पे इसे औरतों तक तो नहीं किया, खासकर इस हिस्से को। यहाँ पे तो लिखा एग्रीव्ड पर्सन। ये बैकफायर इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पे एक मर्द है, बड़ा गलत किस्म का पेट्रियार्कल किस्म का बंदा है। मैं खुद पेट्रियार्की को बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन जो असली वाली है, ये देसी जो जाली पेट्रियार्की है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, जो सिर्फ ताकत के जोर पे चलती है बगैर जिम्मेदारियों को फील किए। अब कोई पेट्रियार्क किस्म का बंदा है, देसी पेट्रियार्की की बात कर रहा हूँ, वो अपनी बीवी से कहता है कि इसने मेरे साथ ये ज्यादती की है, इसने ये किया है, वो किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। केस चल पड़ता है, आगे से जज भी कोई पेट्रियार्की वाला है, देसी पेट्रियार्की वाला, वो कहता है कि ये जो हस्बैंड का नुकसान हुआ है ना, मेंटल इमोशनल काम, उसको जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसकी वजह से वो काम पे नहीं जा रहा, उसकी वजह से उसकी सेहत गिर रही है। अब बीबी तुम जाओ ना, मजदूरी करो, बाहर जाके काम काज करो, उसके पैसे पूरे करो। तुमने ये जुर्म किया या नहीं किया ये बाद में देखेंगे, अभी तो जाओ ना मजदूरी पे काम करो। Who the flip is behind this rubbish? कौन है ये कानून जो इस तरह के बना रहा है? At any stage of the trial. Really?
तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कहाँ पे गए, जहाँ पे राइट टू अ फेयर ट्रायल है? ये कौन सा राइट टू अ फेयर ट्रायल है जहाँ पे आपने प्रेजुडिस कर दिया सारी आउटकम को, पहले ये फैसला करके कि आपने पैसे देने हैं भाई, उसका नुकसान हो रहा है? वाई? ऑन व्हाट पॉसिबल बेसिस? ऑन व्हाट पॉसिबल बेसिस? ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, उसके राइट टू फेयर ट्रायल, ये उसी की चीज़ खिलाफ जा रही है। बहरहाल इसमें इतना कुछ है, मेरा जी चाहता है कि मैं एक लंबी सी पॉडकास्ट करके इसका एक एक हर्फ आपको बताऊं और तरले करूं पार्लियामेंट के कि यार को खुदा का खौफ है, पढ़ लिया करो क्या चीज़ पास कर रहे हो। औरतों के लिए आज़ाब है ये कानून। इसको मिसोजिनिस्ट किस्म के मर्द ऐसे अब्यूज़ करेंगे कि औरतें खुद शायद एहतजाजन सड़कों पे आ जाएं कि ये बंद करो इसको भाई। इतने दरवाजे आपने खोल दिए हैं औरतों को रुसवा करने के, माशरे में उनको जलील करने के, कि एक आपको एक देसी पेट्रियार्की माइंड वाला बंदा प्लस मिसोजिनिस्ट, खैर देसी पेट्रियार्की वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट मिसोजिनिस्ट होता है, आपको सिर्फ वो एक बंदा चाहिए, उसकी तो आपने मौजे करा दिए हैं। यहाँ पे घर तोड़ने के रास्ते खोल दिए हैं, घरों के अंदर लड़ाई के रास्ते आपने खोल दिए हैं। रिश्ते प्यार मोहब्बत पे होते हैं, रिश्ते कानून पे नहीं बना करते हैं। कानून अखलाकियात के फेलियर को कंपनसेट करता है। एजुकेशन मॉरल होनी चाहिए शादी की, ना कि एक थ्रेट है कि इधर निकाह हो रहा है और दोनों तरफ से गन्ने तानी हुई हैं उन्होंने। एनीवे, लेट्स लीव इट हियर। बहुत शुक्रिया आपका।